जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की जो वीडियो को बनाया गया है, अब तक की सभी शिफ्टों को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है और सभी शिफ्टों का निचोड़ इस वीडियो में मिलने वाला है। ये जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं जो है आपसे आपकी पिछली शिफ्ट यानी आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे जाने चुके हैं और आने वाली शिफ्टों के लिए भी गोल्डन क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आपका भी एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखकर जरूर जाइएगा। तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, 1917 में सरोजनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन जो है आपसे 5 मार्च 2025 आरपीएफ कांस्टेबल में 5 मार्च को आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है आपका कि 1917 में सरोजनी नायडू ने किस महिला, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा महिला भारतीय संघ। महिला भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, यानी इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिले हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। पहला है आपका अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक थे, यानी आपके इसके उद्देशक थे। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला हो जाएगा राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवा कर जो है, इसमें डॉक्टर आपके बलिराम, हेड आपका गेवार, आपके कौन हो जाएंगे? हेड आपके गेवार, इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए संस्थापक। ये क्वेश्चन भी आपसे आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है आपका अभिनव भारत। तो अभिनव भारत के जो संस्थापक थे आपके वीर सावरकर थे और ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हो जाएगा आपका सुलभ इंटरनेशनल, जिसके जो आपके संस्थापक की बात करें तो डॉक्टर आपका बिंदेश्वर पाठक आपके क्या हो जाते हैं? संस्थापक हो जाते हैं। अगला है आपका स्वाभिमान आंदोलन। स्वाभिमान आंदोलन जो था आपका रामास्वामी नायकर, रामास्वामी नायकर इसके संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है। तत्व बौद्धिक सभा की बात कर लें तो तत्व बौद्धिक सभा के जो संस्थापक हो जाएंगे देवेंद्र आपके टैगोर हो जाते हैं। सद्भावना के सिपाही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाली शिफ्ट के लिए गोल्डन हो जाता है। सुनील दत्त इसके आपके क्या हो जाते हैं? संस्थापक हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। आगे है, अगला बात करते हैं तो सत्यबोधक समाज आपका ज्योतिबा फुले हो जाते हैं। और नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था मेगा पटकर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपसे कई शिफ्टों में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यही क्वेश्चन नर्मदा बचाओ जो आपका क्वेश्चन था एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन देखने को मिला था, एसएससी जीडी में क्वेश्चन देखने को मिला था। और यही क्वेश्चन जो है आपका जो आरपीएफ 2019 का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। यहाँ तक कि आपका यूपी पीसीएस आपका 2015 में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, आने वाली शिफ्टों के लिए गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से आपका किस वेद से संबंधित है? तो गोपद आपके ब्राह्मण की बात करें तो ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं हम आपके चारों वेदों के और उनके आपके ब्राह्मणों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक आपसे आपकी परीक्षा में बन सकता है। पहला है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करें तो आपका ऐतरेय ब्राह्मण जो है आपका ऋग्वेद का ही ब्राह्मण है। और आपका सांख्यान, जिसे हम आपका कौशिकी ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं, ये आपका जो हो जाएगा ऋग्वेद के हो जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण और आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण की बात कर लें तो आपका शतपथ ब्राह्मण और जो आपके तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं ये आपके यजुर्वेद के होंगे, आपको ध्यान रखना होगा। पंचविश आपके ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और आपके षष्ठविश ब्राह्मण की बात करें तो दोनों आपके सामवेद के हो जाते हैं। और आपका गोपथ ब्राह्मण आपका अर्थवेद का हो जाता है। तो इन चारों वेदों से रिलेटिव आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपको वेदों से संबंधित और भी जानकारी आपकी परीक्षा के लिए होनी चाहिए, आपके लिए गोल्डन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको पता होना चाहिए 1857 के विद्रोह के जो आपका गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे, आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ब्रिटिश गवर्नर जनरलों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे अभी तक बना है और आपसे पूछा भी गया है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, आपके लिए गोल्डन हो जाएगा। जैसे पहला है आपका, पहले गवर्नर है आपका
बेरेन आपका हैंगस्टीन। इनका जो शासनकाल था 1773 से आपका 1785 तक था। और यहाँ आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इन्हीं के शासनकाल में आया था। और 1774 में जो आपका रोहिला का युद्ध हुआ था इन्हीं के में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि रोहिला का युद्ध कब हुआ था, तो 1774 में हुआ था। अगले आपके ब्रिटिश गवर्नर हो जाते हैं आपके लॉर्ड लिंथिंगो, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका इनका शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल आपका 1936 से आपका 1944 तक इनका शासनकाल था। और इन्हीं के टाइम पर आपका द्वितीय विश्व हुआ था। भारतीय सेना का गठन आपका इन्हीं के समय पर हुआ था आपका 1941 में। क्रिप्स मिशन की बात कर लें तो क्रिप्स मिशन भी आपका लिंथिंगो के समय पर आया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे कि क्रिप्स मिशन के समय भारत के आपके ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। लॉर्ड रीडिंग की बात करें तो इनके शासनकाल में चोरा कांड यानी 1922 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बात करें तो लखनऊ समझौता आपका 1916 में और चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था। ये आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय पर हुआ था, आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था आपका 1856 से आपका 1800 कब तक था, 62 तक था। और इनके शासनकाल में आपका 1857 का विद्रोह हुआ था। और भारतीय परिषद अधिनियम आपका 1861, भारतीय परिषद अधिनियम जो आपका 1861 था इन्हीं के समय पर आया था, आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड मिल्टो दुत्ते की बात कर लें तो स्वदेशी आंदोलन इनके समय पर हुआ था और मुस्लिम लीग की स्थापना आपके इन्हीं के समय पर हुई थी। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपका अनुच्छेद 12 से आपका अनुच्छेद 35 तक आपका हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं, तो 12 से 35 तक करते हैं। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत पाक युद्ध और आर्थिक संकट के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना आपकी बाधित थी। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कौन सी पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी बाधित थी। तो इसमें जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, आपको ध्यान रखना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं आपकी जो आपकी 12 की 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी उनके रिलेटिव, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना थी आपकी 1951 से 1956 तक चली थी। इनका शासनकाल से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यानी इनका कब से कब तक समय से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसमें जो की गई थी आपकी कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, आपको ध्यान रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी 1956 से 1961 तक थी और औद्योगिक क्षेत्र में इसमें प्राथमिकता दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर लें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1961 से 1966 थी और कृषि और उद्योग दोनों को इसमें प्राधान्यता दी गई थी। और इसके बाद जो है आपका एक अवकाश काल आ गया था, 2 साल का अवकाश काल। आपका अवकाश जो टाइम था उसके खत्म होने के बाद 1969 से 1974 तक आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी, जिसमें न्याय के साथ आपकी गरीबी के विकास को हटाया गया था। यानी आपका जो गरीबी थी उसको हटाने की कोशिश आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात कर लें तो ये आपकी 1974 से 1979 तक थी और गरीबी और आपकी आत्मनिर्भर बनाने पर इसमें जो किया गया था आपका लक्ष्य रखा गया था। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें 80 से 85 तक थी और ये पांचवी पंचवर्षीय योजना पर ही आपकी क्या थी, आधारित थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1985 से 1990 तक थी और आपको ध्यान रखना है फूड फेडरेशन, रोजगार और उत्पादकता, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फूड फेडरेशन कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, तो ये जो था आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला था। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लें तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण, इसमें आपका क्या गया था। नवीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1997 से आपकी 2 तक थी और इसमें जो था 7% का विकास का लक्ष्य रखा गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी, स्वरोजगार और संसाधनों का विकास इसमें किया गया था। आपकी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से आपकी 12 तक थी, व्यापक आपका और तेजी से विकास इसमें किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2012 से 17 तक थी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका स्वच्छता सामग्री का विकास इसमें आपका किया गया था, आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना थी जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है आपका जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे कम था। ये क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 6 मार्च को आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें जो आपका सही जवाब है केरल, इसमें आपका करेक्ट जवाब है केरल, जिन बच्चों ने चुना है। बात कर लेते हैं आपकी जनगणना 2011 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेटा है जिनसे क्वेश्चन आपसे आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला है आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। बात करें भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 के अनुसार जो है आपका बिहार है, आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे कम जनसंख्या वाला आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है आपका लक्षद्वीप, और सबसे अधिक किसकी है आपका दिल्ली की है, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका गोवा हो जाएगा। यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम होगा और सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। जबकि क्षेत्रफल की बात कर लें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य हो जाता है आपका कौन सा हो जाता है, आपको बताना होगा राजस्थान हो जाता है। और सबसे छोटा राज्य आपको बताना होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका केरल का है। सबसे कम लिंगानुपात जो है आपका हरियाणा का हो जाता है। सबसे साक्षरता दर वाला या सबसे अधिक साक्षरता या सर्वोच्चतम आपकी साक्षरता वाला जो जिला है या आपका राज्य है वह आपका केरल है, और सबसे कम साक्षरता जो है आपकी बिहार की है। तो ये आपके 2011 की जनगणना से अनुसार कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका हरित क्रांति के बाद कृषि आपकी प्रसिद्धियों में क्या परिवर्तन देखा गया था। तो इसमें जो परिवर्तन देखा गया था कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापन, उर्वरकों में प्रयोग, आपकी नकदी फसल को उगाना, या आपका केवल गेहूं के। तो इसमें जो सही जवाब होगा वह होगा इसमें जो आपकी हरित क्रांति थी जो आपकी 66 आपको देखने को मिल जाता है। कहीं कहीं पर आपका 1965 मिलता है, कहीं कहीं पर आपको 1900 आपका 67 पॉइंट आपका 8 आपका 61 भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी 68 देखने को मिल जाता है। तो इसमें जो थी आपकी पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब था, जिन बच्चों ने विकल्प पहले को चुना था। और ये क्वेश्चन भी आपसे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। इसमें जो किया गया था आपकी हरित क्रांति जो हुई थी उसमें कम उपज वाली फसलों को ना बोकर आपकी जो अधिक उपज वाली फसलों को इसमें लक्ष्य रखा गया था। बात कर लेते हैं हरित क्रांति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो आपसे आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। बात करें नॉर्मन बोरलॉग जो थे हरित क्रांति के प्रवर्तक थे, आपको पता होना चाहिए। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय जाता है आपका श्री सुब्रमण्यम को जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना गया है तो आपका एस स्वामीनाथन को। एस स्वामीनाथन को जो माना गया है आपका हरित क्रांति का क्या माना गया है, जनक माना गया है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करें तो 1966 डेट आपकी 67 में हुई थी। इस दौरान खाद्य मंत्री की बात करें तो खाद्य मंत्री कौन थे आपके चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे, आपका सुब्रमण्यम थे। और आपके भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे तो लाल बहादुर शास्त्री थे। हरित क्रांति की मुख्य फसल क्या थी तो इसमें मुख्य फसल जो थी आपकी गेहूं थी। और हरित क्रांति का शब्द किसने दिया था तो आपका विलियम गॉड ने दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हरित क्रांति शब्द किसने दिया, आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, विलियम गॉड ने आपका हरित क्रांति शब्द दिया। ये आपके लिए गोल्डन हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अभिनव भारत मंदिर यानी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ये क्वेश्चन आपसे 4 मार्च को क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरपीएफ कांस्टेबल में। तो आपको पता होना चाहिए इसमें बी विकल्प आपका सही जवाब था, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना था। पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी संस्थाएं, आपकी स्थापना और संस्थापकों के बारे में जो आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला है आपका आसियाटिक आपकी सोसाइटी की बात करें तो आपकी इसका जो गठन किया गया था 1784 में किया गया था और विलियम जोन्स ने इसका गठन किया गया था। अगला है आपका आत्मीय सभा की बात करें तो आत्मीय सभा का जो गठन किया गया आपका 1815 में किया और राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक हो जाएंगे। वेदांत कॉलेज की बात करें तो वेदांत कॉलेज की जो गठन किया गया था आपका जो स्थापना की गई थी आपकी 1825 में की गई थी और राजा राम मोहन राय इसके क्या थे, संस्थापक थे। युवा बंगाल आंदोलन आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
आपका 1826 में आया था। और हेनरी लुइस विलियम आपका डिरोजियो आपका हो जाएगा। ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज जो था आपका 1828 में स्थापना की गई थी और राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, आपको ध्यान रखना है। तत्बौद्धिक सभा की बात करें तो 1839 आपका देवेंद्र आपका ठाकुर गोपाल द्वारा की गई थी। परमहंस मंडली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आने वाली शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। परमहंस मंडली की जो स्थापना की गई थी 1840 में की गई थी। बालिका आपका विद्यालय की बात करें 1851 में स्थापना की गई, ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। आने वाली शिफ्ट में देखने को मिल सकता है कि बालिका विद्यालय यानी जिसकी स्थापना आपकी बालिका विद्यालय जो था 1851 में की गई, इसके संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, कुल मिलाकर आपकी और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। यानी भारत में बात कर लें तो 2011 में जो भारत की जनगणना थी वह आपकी 15वीं और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी, आपको ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं से लेते हैं तो यह आपकी कुल मिलाकर 15वीं आज़ादी के बाद और आपकी 7वीं जनगणना थी। जनगणना की बात करें तो जनगणना अधिनियम आपका 1948 के तहत आयोजित की जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनगणना जो होती है वह आपकी किस अधिनियम के तहत की जाती है? तो 1948 अधिनियम, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जाती है। और जो आपकी 2011 की जनगणना थी उसका आदर्श वाक्य क्या था? आपको पता होना चाहिए, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो था 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, आपका हो जाएगा। 2011 की जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो आपका 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे। आपको पता होना चाहिए जो 2011 की जनगणना थी उसके आंकड़े आपके 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे। 2011 की रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त की बात करें तो जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आपके चंद्रमौली थे, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है कि 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो आपके कौन थे? चंद्रमौली हो जाएगी। 1931 में अंग्रेजों द्वारा आखिरी आपकी जाति आधारित जनगणना की थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो आपकी 1931 में हुई थी, जाति पर आधारित आपकी आखिरी जनगणना हुई थी। 2021 की जनगणना जो थी वह आपकी 16वीं थी और आपकी क्या थी जो थी 2011 में 21 जो आपकी जनगणना होनी थी वह आपकी 16वीं जनगणना थी। और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना थी जो आपकी कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है और इसमें 22 भाषा, जो आपकी 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं के साथ आपकी 18 भाषाएं आयोजित हैं। यानी पहले जो थी आपकी 18 थी, बाद में जो है इसमें आपके संविधान संशोधन के द्वारा जो थी आपकी कौन सी 4 भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषा थी? आपको पता होना चाहिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जो आपकी अंत में 4 भाषा जोड़ी गई। उसके बाद वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची हो जाएगा, उसमें जो है आपकी 22 भाषाएं हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड जो कि भारत का 27वां राज्य बना, इसका गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड का जो गठन किया गया था आपका 9 नवंबर 2000 को किया गया था, आपको ध्यान रखना है। तो कुछ आपके महत्वपूर्ण राज्य और उनके गठन वर्ष हैं, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश के गठन की बात करें तो आंध्र प्रदेश का गठन आपका 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। गुजरात के गठन की बात कर लेते हैं तो गुजरात का गठन आपका 1 मई आपका 1960 हो जाता है। यहीं पर बात करें नागालैंड के गठन की तो नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। और गोवा जो आपका 26वां राज्य बना था, इसका गठन आपका 30 मई 1987 को आपका गोवा राज्य का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ जो था आपका कौन सा राज्य बना था? आपका इसमें गलत हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग में आपकी मिस्टेक है। जो गोवा राज्य था, गोवा आपका 26वां राज्य नहीं था, गोवा मेरे प्यारे साथियों 25वां राज्य था। तो यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। गोवा आपका 25वां राज्य था। कौन सा था? गोवा आपका 25वां राज्य था। और एक जो बना था सिक्किम आपका 22वां राज्य बना था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सिक्किम कौन सा राज्य बना? सिक्किम आपका 22वां राज्य बना था, जिसकी स्थापना आपकी 1975 में की गई थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ जो बना था 26वां राज्य बना था, आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड 27वां, झारखंड आपका 28वां और तेलंगाना आपका 29वां राज्य बना था, जो आपका 2 जून 2014 को बना था। तो इनकी प्रमुख डेटें हैं। आपकी झारखंड का जो गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड का गठन आपका 9 नवंबर और छत्तीसगढ़ का गठन आपका 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इन्हीं के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा राज्य पूछा जाता है आपका सिक्किम, आप नोट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सिक्किम। तो सिक्किम जो बना था आपका 22वां राज्य, कौन सा राज्य बना था? सिक्किम आपका 22वां राज्य बना था और जिसका गठन जो किया गया था मेरे प्यारे साथियों 1900 आपका कब किया गया था? 75 में किया गया था, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ
बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक जो आपका इसमें नागालैंड दिया गया है ना आपको, 1 दिसंबर 1963, नागालैंड भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नागालैंड से संबंधित भी आपसे जो है रेलवे एग्जाम में कई क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नागालैंड राज्य का गठन आपसे पहली बार जो पूछा गया था वह एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। फिर आपका ग्रुप डी में पूछा गया, और आपको एएलपी में क्वेश्चन देखने को मिला था कि नागालैंड जो आपका 5 से 6 नंबर का जीएस पूछा जाता है साइंस के साथ है एएलपी में, उसी में क्वेश्चन देखने को मिला था कि नागालैंड का गठन। तो आपको मैं मानता हूं आने वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्योंकि रेलवे के बहुत एग्जाम होते हैं और अधिकांश क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। आपको पिछले जो आपके रेलवे के एग्जाम होते हैं उनको एनालिसिस करना जरूरी बन जाता है, क्योंकि आपके इतने शिफ्टों में क्वेश्चन बन जाते हैं कि बार बार वही क्वेश्चन आपके लिए रिपीट होते रहते हैं। तो आपको पिछले एग्जाम जो होते हैं उनको भी आप जो है एनालिसिस कर लिया करो। तो आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट, और आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ एनटीपीसी आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के साथ साथ जो आपके रेलवे के एग्जाम हैं सभी उनके लिए सफिशिएंट क्वेश्चन थे और गोल्डन क्वेश्चन थे। हमारी जो वीडियो थी आप कुछ ही दिनों में आपने देखी होगी, एक ही वीडियो आ रही थी। हम जो आपके लिए लेकर आएंगे अब एनटीपीसी के लिए भी वीडियो प्रोवाइड कराने की सोच रहे हैं और ग्रुप डी के लिए भी। तो आप भी अगर आपका भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम तो है ही है, अगर आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम है तो आप जो है हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि आपने देखा होगा इस महीने कुछ दिक्कत की कमी के कारण जो है हम आपको एक ही वीडियो प्रोवाइड करा रहे थे, पर न जो हमारी कुछ दिनों पिछले जो आई थी हम आपकी ग्रुप डी के लिए भी एक वीडियो लेकर आते थे, एनटीपीसी के लिए भी वीडियो लगभग 2 ले आते थे, और आपके आरपीएफ एग्जाम के लिए भी वीडियो लेकर आते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका एग्जाम बचा हुआ है यानी आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम है, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपका कोई मित्र आपका दोस्त है तो आप हमारे चैनल को उसके पास भी शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके साथ साथ उसका भी भला हो जाएगा। हम आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, तब तक के लिए मिलते हैं वीडियो के अंत में। और आपको इस वीडियो को जो है पूरा जिन बच्चों ने देखा है लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिल ही जाएंगे। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर हम कुछ आपकी महत्वपूर्ण पोस्ट घेरते हैं, आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट घेरते हैं, जो आपको जो है जीके जीएस के लेवल को और भी ज़्यादा आपके अपर करने में सहायक होते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। और हमारे चैनल का नाम स्टडी अड्डा आरके के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। हमारे ही चैनल का लोगो आपको वहाँ पर मिलेगा, सर्च कर भी आप जो है आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इनकी पीडीएफ भी हम अधिकांश जो है आपकी टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।